तो आज हम एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना के बारे में बताएंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको आप 80C के तहत इसमें आप टैक्स की छूट पा सकते हो। और इसमें हम एक ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आपके पीपीएफ के लिए, कि आपको पीपीएफ के बारे में पता ही नहीं होगा कि आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाए तो आप कैसे उसको ओपन करवा सकते हो, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो इस पे वीडियो पे पूरा लास्ट तक देखिए, शुरू से लेकर एंड तक। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो पीपीएफ क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कौन ओपन कर सकता है? कोई भी रेजिडेंट इंडियन जो भी है, एन इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन अकाउंट। जो एक इंडिविजुअल होता है वो केवल एक अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ। यदि वो एडिशनल अकाउंट खोलना चाहता है एक और, तो उसके बेटे के नाम पे या माइनर के नाम पे, 10 साल से नीचे के नाम पे जो होता है माइनर, 10 साल से कम बच्चों को माइनर बोलते हैं, उनके नाम पे एक एडिशनल अकाउंट भी खोल सकता है। तो 1 पीपीएफ हो गया, उसके बाद एक एडिशनल वो माइनर के नाम पे भी खोल दिया। और इसमें जॉइंट अकाउंट अलाउड होता है? नहीं। तो इसमें जॉइंट अकाउंट आप नहीं करवा सकते। जैसे कि आप वाइफ के साथ यदि जॉइंट कराना है तो इसमें अलाउड नहीं होता है। तो टाइम पीरियड कितना होता है इसमें? 15 साल होता है। मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट कितना होता है? 500 रुपये। क्या हुआ, कोरोना के बाद जो कोविड आया उसके बाद मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट होता है, अमाउंट है, उसको चेंज कर दिया और 500 रुपये कर दिया है। और इसके बाद क्या होगा, 5 रुपये के मल्टीपल में आप इसमें जमा कर सकते हो। जैसे कि 500 ही होगा मिनिमम, तो ये जैसे कि आप करना चाहे तो 500 के बाद आप कर सकते हो 605, 610, 615 ऐसे करके 515। तो 5 रुपये के मल्टीपल में ही ये फिर उसके बाद आपको जमा करना पड़ेगा। तो एक साल में आपको 500 रुपये मिनिमम जमा ही करना पड़ेगा इसमें, जब ही खाता एक्टिव रहेगा। और यदि आपने 500 रुपये जमा नहीं किए एक साल, तो उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे चालू होगा, वो हम बताएंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। तो जैसे 305 जमा होगा वो बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको यदि आप करना चाहते हो 415, तो 415 आपको जमा नहीं होंगे। 455 है वो नहीं होंगे। 500 रुपये मिनिमम होना चाहिए, तो 505 ही हुआ, 501 भी नहीं होंगे। तो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। कौन ओपन कर सकता है? एनी रेजिडेंट इंडियन को ओपन कर सकता है। कोई भी इंडिविजुअल ओपन जो कैन ओपन ओनली वन अकाउंट और एंड एडिशनल अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ ईच माइनर। एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल पर्सन है, वो एक खाता ही खोल सकता है। दो खाते, जैसे कि एक बैंक में आपने पीपीएफ खुलवा लिया एसबीआई में, फिर आपको यदि पीएनबी में खुलवाना है तो नहीं खोल सकते। और इसमें जॉइंट भी नहीं हो सकता। और केवल आप माइनर के नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे ज़रूर खोल सकते हो। उसके बाद यदि आपको 5 रुपये के मल्टीपल में, जैसे कि 515 है तो वो हो सकता है, लेकिन 501 नहीं होगा, 502 नहीं होगा, 503 नहीं होगा, 504 भी नहीं होगा, 505 नहीं होगा, 515 होगा, 510 होगा। एक साल में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हो? तो 1.5 लाख आप एक साल में डिपॉजिट कर सकते हो। नॉमिनेशन इसमें अलाउड होता है नहीं होता? तो नॉमिनेशन अलाउ होता है, लेकिन यदि आप बच्चे के नाम पे पीपीएफ खुलवाना चाहते हो तो उसमें नॉमिनेशन अलाउ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, यदि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपॉजिट इन ए ईयर, तो एक साल में आप कितनी बार जमा कर सकते हो? तो 12 टाइम्स आप एक साल में जमा कर सकते हो, मतलब 12 बार ही। जैसे कि आपने किया एक साल में, यदि आपने एक महीना में ही 10 बार कर दिया, तो अगले जो 9 महीने बचेंगे फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप केवल 2 ही बार कर सकते हो। तो यदि आपने, जैसे कि अप्रैल की 1 अप्रैल है, उसमें आपने 30,000 जमा कर दिया, फिर उसके बाद आपने मई में 5 बार जमा कर दिया, 5 एक 6 हो गए, फिर जून में आपने 3 बार जमा कर दिया, तो 3 6 3 9, फिर 3 बार ही और जमा कर सकते हो पूरे फाइनेंशियल जो भी बचे हुए मंथ्स में हैं। तो इसमें 12 बार या 12 टाइम्स ही एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेकर मार्च तक में आप जमा कर सकते हो। फिर अनलिमिटेड टाइम्स, वो 4 ब्लॉक्स ऑफ 5 ईयर। आप इसको यदि एक्सटेंड करवाना चाहते हो, जैसे कि 15 साल है, उसके बाद अभी आपको पैसा नहीं निकालना है 15 साल के बाद, तो आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड करवा सकते हो। तो अब जैसे कि
आपको 15 साल है, फिर 5 साल के लिए करेंगे तो 20 साल, 20 साल के बाद 25 साल, आप उस टाइम में उसको विड्रॉल कर पाओगे एक्सटेंड करवा के। तो कैसे भी करवाओ, लेकिन 5-5 साल के ब्लॉक में ही आप एक्सटेंड करवा सकते हो। तो ध्यान रखिए कि इसमें जो नंबर ऑफ़ डिपॉजिट है वो 12 टाइम्स होंगे, 12 बारी होंगे एक साल में। उसके बाद आप 15, फिर एक्सटेंशन भी 15 साल के बाद आप 5-5 साल के अंतर में ही जमा करवाओगे। तो 15 साल है, 8% का ब्याज है अभी, जैसे कि करंटली चल रहा है 7.1%, उसके हिसाब से आपको एक साल में ब्याज मिलेगा। उसके बाद यदि जैसे 12,000 आपने एक साल में जमा किया, 7% की दर से 12,784 840 रुपये मिले। उसके बाद 12,840 पे अगले साल ब्याज मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग इसके हिसाब से अच्छी है ब्याज के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर मार्केट में तो आपको मार्केट यदि कम गिर गया तो उसके हिसाब से वो प्रॉब्लम रहेगी, बढ़ गया तो आगे टाइम। तो इसलिए इसमें क्या है कि न तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, न कुछ फिक्स है, जो अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके, तो जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो सेफ़ रहेगा आपका। उसके बाद है इंटरेस्ट। क्या होता है कि इंटरेस्ट आपको इसमें डिक्लेयर करती है हर क्वार्टर वाइज, जैसे हर 4-3 महीने के बाद गवर्नमेंट है इसमें इंटरेस्ट अपना डिक्लेयर करती रहती है क्वार्टर के वाइज। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक साल में आपका इसमें ब्याज लगता है। एक साल में ही जो होता है वो एक साल में एक बार ब्याज लगता है। और टैक्स का इसमें छूट मिलता है। इन्वेस्टमेंट इनकम 80 के तहत आप इसमें इनकम टैक्स की छूट पा सकते हो। तो इसमें देख लीजिए, इंटरेस्ट लगता है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है हर 3 महीने के बाद, जैसे कि बढ़ाना है घटाना है। तो अभी कोरोना के बाद तो घटता ही जा रहा है, क्योंकि डिपॉजिट्स कम हो गए, लोन पे भी रेट कम हो गई है, डिपॉजिट्स पे भी कम हो गई है, लोन पे कम होगी तो डिपॉजिट पे भी कम होगी। इसलिए हर पीपीएफ पे भी ब्याज रेट घट गया है। पहले 8-9% होता करता था, अब 7% पे आ गया है। तो यदि जैसे कि आपने 1 लाख जमा किया 8% की दर से, ब्याज मिलेगा उस पर 8,000, तो 1,08,000 पे उसके बाद आपको अगले साल फिर ब्याज मिलेगा। इस पर कंपाउंडिंग एनुअली होती है और इस पर भी कंपाउंडिंग होती है। सिंपल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की दर से ब्याज नहीं मिलता, कंपाउंडिंग की दर से आपको, चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसकी दर से आपको इस पर ब्याज मिलता है। और हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट अपडेट होती रहती है। जैसे कि 8% किया, 9% किया, 9.9 कर दिया, चाहे 7% हर क्वार्टर वाइज वो थोड़ा थोड़ा घटाया गया बढ़ाता रहता है। फिर उसके बाद टैक्स एग्जम्पशन कब होता है? जब आपको इन्वेस्टमेंट इनकम और रीपेमेंट आर एग्जेम्प्टेड 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स में इसमें छूट रहती है। इनकम टैक्स में आपको टैक्स एग्जम्पशन पा सकते हो आप। जैसे कि आपको टैक्स बचाना है, एक साल में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 1.5 लाख का, एक तो आपका पैसा सेव हो गया, उसके बाद ब्याज मिल गया, उसके बाद टैक्स में भी छूट मिल गई 1.5 लाख की। तो आपको यदि आपकी इनकम बन गई 15 लाख रुपए, तो आप इसमें से टैक्स बचा सकते हो बहुत सारा 1.5 लाख की छूट के साथ। तो टैक्स एग्जम्पशन आप इसमें बहुत सारा कर सकते हो। विड्रॉल कैसे होगा? विड्रॉल में भी परमिटेड एवरी ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 साल के बाद आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हो कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन वो जो विड्रॉल होगा, यदि फुल विड्रॉल करना चाहते हो तो फिर विड्रॉल एक ही कंडीशन में होगा, यदि मेडिकल ग्राउंड है या हायर एजुकेशन। यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो या मेडिकल ग्राउंड पे, तो 2 केस में आप फुल विड्रॉल कर सकते हो। प्री मैच्योर थोड़ा बहुत विड्रॉल करना है तो आप आफ्टर 5 साल के बाद ही कर सकते हो। अभी इसमें यदि लोन लेना है आपको पीपीएफ पे, तो तीसरे साल फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि आपने 1 साल से किया, 2018 से किया, तो 2018, 19, 20 के बाद आपको लोन मिलेगा। तो 3 फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद आपको इस पर लोन ले सकते हो। तो आप इसमें से निकाल कब सकते हो? 5 साल के बाद। फुल विड्रॉल कब कर सकते हो? जब आप यदि मेडिकल ग्राउंड्स है, मेडिकल इमरजेंसी है या हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप इसमें से फुल विड्रॉल कर सकते हो। और कम पैसा लेना है तो आप 5 साल के बाद ही कर पाओगे।
तो इसमें मिनिमम डिपॉजिट एक बार पूरा हम रिकैप कर लेते हैं। टाइम पीरियड है 15 साल। लेकिन इसका एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें लॉकिंग जो पीरियड है वो 15 साल है, इसीलिए इसमें हम प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग इसको कम पसंद करते हैं, तो इसको कौन ओपन, इसमें एक बार रिपर कर लेते हैं पीपीएफ पे कौन ओपन कर सकता है, रेजिडेंट इंडियन। तो हम इस पे वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप, यदि आपने 1 साल जमा नहीं किया 500 रुपया, तो कुछ पेनल्टी के साथ आप कैसे आप इस पीपीएफ को एक्टिव करवा सकते हो। लास्ट तक बने रहिए। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि आप 5 रुपये के मल्टीपल में करवा सकते हो, 1 साल में 1.5 लाख करवा सकते हो। नॉमिनेशन अलाउड रहता है, लेकिन माइनर का यदि आपने अकाउंट खुलवाया तो उसमें नहीं रहता। कितनी बार कर सकते हो, 1 साल में 12 बार ही आप जमा कर सकते हो, चाहे एक बार में कर दो, चाहे हर साल 12 बार कर दो, लेकिन 12 बार ही होगा। यदि आपने 1 महीना में 10 बार कर दिया, फिर अगले महीने 2 बार ही होगा, तो पूरे साल में ही। तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है क्वार्टर बेसिस। कंपाउंडिंग जो होती है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो हर साल लगता है। 1 साल में एक ही बार ब्याज मिलता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो हर क्वार्टर वाइज चेंज होता रहता है। और टैक्स एग्जेम्पशन होती है, वो आपको 1.5 लाख तक की इस पर छूट मिल जाती है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है कि आपने जैसे कि 15 लाख रुपए जमा किया, तो आपको इसमें टैक्स नहीं कटेगा बाद में भी। जैसे कि और चीज़ों में आप करता है, एनपीएस में टैक्स कट के, मार्केट पे टैक्स कट के आपको पैसा आता है। जैसे कि आपने ईएलएसएस किया तो उसमें भी टैक्स कट के पैसा आएगा। लेकिन इसमें क्या किया, जैसे कि आपको पैसा बना 15 लाख रुपए और 80,000 उस पर ब्याज बना, तो 15,80,000 रुपये पूरा की पूरा आपका खाते में आएगा। 1 रुपये भी आपका टैक्स में नहीं कटेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें पीपीएफ में। और एक इसमें जॉइंट अकाउंट है, वो अलाउड नहीं था हस्बैंड वाइफ का। अब इसमें ये है कि आपने 1 साल जमा नहीं किया, तो जो मेन चीज़ है कैसे आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करवाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले साल, एक तो पिछली साल का 500 रुपये और 50 रुपये कुछ पेनल्टी लगती है, तो वो जमा करके, और इस साल का 50 रुपये, तो 500 प्लस 500 1000 और 50 रुपये पेनल्टी का, तो 1050 रुपये आप जमा करोगे जब ये आपका अकाउंट है वो एक्टिव होगा। तो इसमें पेनल्टी लगती ज़रूर है। तो यदि आपने 2 साल नहीं किया तो 2 साल का जमा करोगे और फिर 50 रुपये।